हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके बीच पुनः हाजिर हूँ आपके दूसरे लेक्चर को लेके। आपका पहला चैप्टर जो चल रहा है बायोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे परिसंचरण तंत्र होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम लोग ने देखा था कि मानव शरीर में जो रक्त बहता है वो किन किन नसों में बहता है। हम लोगों ने उन नसों के बारे में देखा था और साथ ही साथ उन पे बनने वाले प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से धमनी और सिरा में क्या क्या अंतर होती है। हमारी जो ये दो नसें होती मुख्यतः हमारे शरीर में देखेंगे तो बहुत प्रकार की नसें नजर आएंगी, लेकिन अगर उसमें मुख्यतः देखा जाए कि कौन सी नसें होती है जिसमें हमारा ब्लड बहता है, फ्लो करता है, वो है मुख्यतः दो प्रकार की नसें। एक है धमनी आर्टरीज, एक है सिरा वेन्स। तो दोस्तों, उसी क्रम को, उसी सीरीज को हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने दूसरे लेक्चर में चलते हैं। जो आगे के कॉन्सेप्ट बचे हुए थे परिसंचरण तंत्र के, अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें? मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे लेक्चर में हम रेस्ट टॉपिक को आज पढ़ेंगे। और स्क्रीन पर आपको जैसे लिखा हुआ भी प्रतीत हो रहा है, आपको दिख भी रहा है कि आज का जो टॉपिक है वो है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। और देखा जाए इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, और हम ये भी जिक्र करेंगे इस टॉपिक से बनने वाले क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगामी की परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज में। लिखा हुआ आपका ये ब्लड प्रेशर, और आज के डेट में इन जनरल ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो ब्लड नसों में किस प्रेशर के साथ जा रहा है, फ्लो कर रहा है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक बीपी का एक फॉर्मूला टाइप का होता है आपका बीपी का इन जनरल, और वो होता है आपका बीपी बराबर, लिखा भी हुआ है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। आइए देखा जाए इसका मतलब क्या होता है। जी हाँ, सिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ना और डायस्टोलिक का मतलब होता है फैलना, और इनका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा? आपका ब्लड प्रेशर। और इसके साथ एक यूनिट भी आती है जिसका नाम होता है mmHg, मतलब मिलीमीटर पारे पर। ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का एक अनुपात होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर। अब आइए ये देखेंगे हम लोग कि ये सिस्टोलिक का मतलब क्या हुआ और डायस्टोलिक का मतलब क्या हुआ। तो जैसे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा एक नस होती है, एक पाइप होती है जिसका नाम होता है धमनी। एक हमारी पाइप होती है, एक सिरा, एक पाइप होती है, और एक का नाम होता है धमनी, एक होता है आपका सिरा। धमनी को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको आर्टरीज देते हैं, इसको आर्टरीज होता है। और सिरा का मतलब क्या होता है? आपका वेन्स। तो दोस्तों, यहां पे देखिएगा जो धमनी है, तो जब हमारा हार्ट होगा, हार्ट जब पंप करता है तो वहां पे एक साउंड निकल के आएगा, अर्थात मानो हृदय। एक बार आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, तो उससे पहले हम इसको जानेंगे। जब हार्ट पंप करेगा तो जो रक्त धमनी वाले पाइप में जितने प्रेशर से जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब लब डब करता है हमारा हार्ट, जब लब डब करता है पंपिंग के बाद, उसके बीच का कुछ समय जो रेस्ट वाला जो समय होता है, जिस समय हृदय विराम करता है, थोड़े टाइम के लिए उसको बोला जाता है कि मानो हृदय विराम करता है, उस समय जो धमनी में जो प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। तो यही होता है आपका बीपी का अनुपात, ब्लड प्रेशर का अनुपात, जिसका नाम होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। आपके सामने लिखा भी हुआ है कि बीपी बराबर होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक, सिकुड़ना बटे फैलना। मानो हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इसी का जो अनुपात होगा हमारे धमनी में, जब रक्त क्या होगा? पंप करता है, उस टाइम का जो प्रेशर हम लोग नापते हैं, और जब हृदय आपका रेस्ट करता है, बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए जब रेस्ट करता है,
उस समय जो धमनी में रक्त का जो प्रवाह रहता है, फ्लो रहता है, उसके प्रेशर को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक, और इन्हीं का अनुपात क्या बन जाता है, ब्लड प्रेशर बन जाता है। अब आते हैं हम लोग इसकी रीडिंग को देखा जाए। अगर एक देखा जाए सामान्य व्यक्ति में, अगर उसमें बीपी की रीडिंग क्या होगी, और हम लोग कब कहेंगे ये इसकी बीपी हाई होगी, कब कहेंगे इसमें लो हो गए, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बीपी के प्रकार। तो आइए, जो सबसे पहला जो बीपी का प्रकार होगा आपका, उसका नाम होगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। क्या नाम होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आइए देखा जाए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर में व्यक्ति का ये जो सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक का रीडिंग है वो क्या होगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में इन जनरल आपको मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो होती आपकी सिस्टोलिक की होती है आपकी 120, और डायस्टोलिक कितना होता है 80। 120 अपॉन 80 ये होता है आपका mmHg, मिलीमीटर पारे पर ये इसका होता है। तो आइए अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो इसकी रीडिंग आपको ये दिख रहा है, ये इसका मतलब क्या हुआ। जी हाँ, ये है आपका कोई अगर व्यक्ति है, उसका ब्लड प्रेशर अगर सामान्य है, नॉर्मल है, तो हम किस रीडिंग पर बोलेंगे, तो उसका जब बीपी मेजर करेंगे और रीडिंग अगर ये नजर आती है 120 अपॉन 80, तो कहेंगे व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है, बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, अब जो किताबों में छपा हुआ अभी भी जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही रीडिंग आप टिक करेंगे, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल देखा जाए आज की डेट के, आज के परिवेश में लोगों के रहन सहन और खान पान और लोगों के स्ट्रेस को देखते हुए, अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है वो इन जनरल 140 तक, और 90 से आपका कम, 140 से कम अगर लिया जाए तब भी बोला जाता है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है। लेकिन अगर बात करें एग्जाम के प्रश्न में, तो एग्जाम के प्रश्न में अभी जो आपके बुक में और यहां तक कि एनसीईआरटी की भी किताब में नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रीडिंग आपका भी यही लिखा हुआ है और आप इसी को सही मानेंगे। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 138 बटे और ये 85 आ जाए तो हाई बीपी हो जाएगा। जी नहीं, अगर ये है 90 से कम है और ऊपर वाला 140 से कम है, तब भी हम कहेंगे उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है। तो ये था आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब क्वेश्चन आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का कारण क्या है। आपको बता दें, बिल्कुल उसके बॉडी का सब कुछ बैलेंस रहा होगा, सारे ग्लैंड उनके बैलेंस में रहे होंगे, इस उनके बॉडी का जो क्या है, बीपी नॉर्मल है। जो कारण वाली बात आती है वो हाई ब्लड प्रेशर में और साथ ही साथ लो ब्लड प्रेशर में, वहां पे कारण वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस कारण इस रीडिंग में इतना परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइए बीपी के अपने दूसरे प्रकार की ओर चलें और उसका नाम होगा, आइए, हाई ब्लड प्रेशर, और उसी को हम लोग कहते हैं उच्च रक्तचाप कहेंगे या उच्च रक्तदाब। तो दोस्तों ये बीपी का जो दूसरा जो प्रकार है उसी को हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उच्च रक्तचाप। आइए देखा जाए इस रीडिंग में क्या होगा। तो जो आपका यहाँ पे नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है, उस रीडिंग में यदि परिवर्तन हो जाए, और परिवर्तन में कितना परिवर्तन कि सिस्टोलिक का मान, जो ऊपर वाले का जो मान है आपका हाई ब्लड प्रेशर में, अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ऊपर वाले का जो मान 120 है वो बदल के अब हो जाए 150 के बराबर हो जाए, या 150 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। इस साइन का मतलब समझिएगा, बराबर, इसका मतलब उससे अधिक। और डायस्टोलिक का जो रीडिंग है वो या तो 90 के बराबर आ जाए या 90 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, अर्थात 150 के इक्वल हो किसका, सिस्टोलिक का, या उससे ग्रेटर देन हो। और डायस्टोलिक की रीडिंग जो होगी वो 90 के इक्वल हो या 90 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाएगा। तो इसको यूनिट में हम लिखेंगे mmHg। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर का रीडिंग अगर ये आता है तो हम कहेंगे वो व्यक्ति किस ब्लड प्रेशर का शिकार है, वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होगा। ठीक है, उसे बोलेंगे उच्च रक्तदाब का क्या है, वो शिकार हो चुका है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि क्या 100, यहाँ पे 150 लिखे, आपको लगता होगा क्या अगर 100 में 45 बटे अगर मैं बात करूं 90 कर दूं या 88 लिख लूं, क्या ये किस में रेंज होगा।
तो देखिए अगर ये आपका 145 बटे और इसके साथ ही साथ यहां पे अगर मैं लिख दूं 85 चाहे 88 89 कुछ भी लिख दूं 85 88 89 अगर कुछ भी मैं इधर रीडिंग लिखता हूं तो यहां पे आपको बता दूं जब तक ये ऊपर वाला ये जो आपका सिस्टोलिक की रीडिंग 150 को टच नहीं करेगी, उसके इक्वल नहीं होगा या उससे अधिक नहीं होगा तब तक, और जब तक नीचे वाला डायस्टोलिक वाली रीडिंग 90 और 90 से ऊपर नहीं होगी तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि व्यक्ति किसका शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का। अगर उन दोनों में कोई एक ऊपर से बढ़ गया तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का लेफ्ट वाला बीपी बढ़ा हुआ है, और नीचे वाला बढ़ा तो बोलेंगे राइट वाला बीपी बढ़ गया है। और अगर 145/85 ये रीडिंग दिखा और इस रीडिंग से मैच नहीं कर रहा है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है, तो बोला जाता है व्यक्ति का बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, अधिक नहीं बढ़ा हुआ, थोड़ा हाई का नाम हम तभी लेंगे, हाई का नाम तभी लेंगे जब वो एग्जैक्ट इस रीडिंग को टच करेगा, 150/90 वाले रीडिंग को जब टच करेगा तभी हम कहेंगे वो व्यक्ति किस ब्लड प्रेशर का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। तो आइए देखा जाए इसका कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इस रीडिंग से वो व्यक्ति का ये रीडिंग कब बनता है, किस कारण होता है। तो बताना चाहेंगे आपको हाई ब्लड प्रेशर के शिकार में सबसे मेन जो कारण आपका होता है वो होता है आपका एसिड। अगर देखा जाए हाई ब्लड प्रेशर को अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे आपका एसिड, और आपको बताना चाहेंगे एसिड इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां आपको बताया जाएगा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जब कोई व्यक्ति खट्टे चीजों का ज्यादा सेवन कर लेता है तो वहां पे क्या हो जाती है, उसकी बीपी बढ़ जाती है। अब खट्टे चीजों में जितने भी एसिड वाली चीज होंगे जैसे नींबू है, आंवला है, टमाटर है, और आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोग देखते हैं कभी कभी नाक से ब्लीडिंग आती है। क्यों आती है? तो उनके नाक से ब्लीडिंग इसलिए आती है कि अगर वो चीज उस दिन में अगर कोई चीज खट्टी चीजें ज्यादा खा लेते हैं, खास तौर पे जो आम के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टिकोरे के नाम से जाना जाता है, उसको जब ज्यादा खा लेते हैं तो एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है बॉडी में, और क्या हो जाता है, हमारे नाक से ब्लीडिंग आने लगती है। क्यों? बीपी तत्काल के लिए बढ़ जाती है और नाक से क्या आने लगती है, ब्लीडिंग आने लगती है। तो बीपी बढ़ने का मेन कारण अगर देखा जाए तो वो है आपका एसिड। और एसिड जो होते हैं अम्ल वो होते हैं आपके स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये आपके स्वाद में खट्टे होते हैं, और इन चीजों को खाने से क्या होती है, बीपी हमारी बढ़ जाती है। आइए दूसरा जो कारण होगा हमारा वो होगा साल्ट। साल्ट, और इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलते क्या, नमक। नमक का सेवन करने से बीपी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नमक खाने से भी क्या होता है, आपकी बीपी बढ़ जाती है। तो नमक के खाने से और अम्ल के खाने से क्या हो जाता है, बीपी हमारी बढ़ जाती है। बढ़ने का सेंस का मतलब ये कि हाई भी हो सकता है इनका ज्यादा सेवन करने से। तीसरा जो कारण होता है वो उसका नाम होता है टेंशन। जो तीसरा जो कारण है, मेन जो कारण में से एक तीसरा कारण है वो है आपका टेंशन, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं तनाव। इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, तनाव। इसी को कहते हैं हम लोग टेंशन। तो जब व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, तनाव ले लेता है, तब भी उसकी बीपी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये तनाव वाली बात आती है तो समझ नहीं आता है किस तरह का तनाव। तो तनाव का जो प्रकार होता है अनडिफाइंड है, बहुत सारे प्रकार हैं। ये डिपेंड करता है कि लेने वाला किस टाइप का तनाव ले रहा है। आज के डेट में देखा एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको मोबाइल में अगर गेम खेलने को नहीं मिल रहा है उसको भी तनाव है। कल सुबह उसको स्कूल जाना है, सुबह 7 बजे उठना है, वो भी एक प्रकार का उसको टेंशन है, एक तनाव है। एग्जाम आ गया है लोगों का, वो भी एक तनाव है। किसी से लड़ाई कर लिए, इमोशनल हो गए, वो भी एक तनाव है। किसी को धोखा दिए तब भी तनाव, और ले भी लिए धोखा तो भी तनाव। तो तनाव का कोई प्रकार नहीं होता, वो लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के तनाव को ले रहा है। तो तीसरा जो कॉज होता है, कारण होता है, वो आपका टेंशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तनाव। तो दोस्तों ये था आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो पहली बात, हाई ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होगी वो होगी आपकी 150 या 150 से अधिक बटे 90 या 90 से अधिक, 150 के इक्वल हो या से ग्रेटर देन हो, अपॉन क्या हो, 90 या 90 के ग्रेटर हो, mmHg ये यूनिट है।
तो ऐसे रीडिंग पे हम कहेंगे व्यक्ति का, पर्सन का किस ब्लड प्रेशर का शिकार है, वो हाई ब्लड प्रेशर का वो मरीज हो गया है, उसका शिकार हो गया है। क्लियर है? इसका कारण क्या होगा? मेन कारण जो होगा आपका वो होगा एसिड, अर्थात अम्ल। स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टी चीजों को ज्यादा खाया होगा। दूसरा साल्ट यानी नमक वाली चीजों का ज्यादा उसने सेवन किया। और तीसरा टेंशन, उसने ज्यादा क्या कर लिया है? तनाव ले लिया है। ये तनाव कैसे ले लिया? मस्तिष्क से। एक्चुअली आगे पढ़ाएंगे आपको तंत्रिका तंत्र। तो हमारे मस्तिष्क में एक पश्च मस्तिष्क होता है, जो बैक ब्रेन होता है, उसमें का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। वो क्या होता है? तनाव से प्रभावित होता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हार्ट से। आगे बताएंगे कॉन्सेप्ट आपको, जब हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, वहां ब्रेन पढ़ाएंगे तो मेडुला ऑब्लंगेटा के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी यहां पे देखिएगा, केवल ये था आपका हाई ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं हाई को एक और नाम से एग्जाम में दिया जाता है, कभी कभी इसको बोला जाता है हाइपर ब्लड प्रेशर। इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम लोग हाइपर ब्लड प्रेशर। आइए अब तीसरे प्रकार की ओर चलेंगे, और तीसरा जो प्रकार होगा हमारे ब्लड प्रेशर का, उसको देखा जाए। और तीसरा और लास्ट होगा, उसका नाम होगा लो बीपी। का सुना है आप लोगों ने? लो बीपी किसी को हो जाता है? तो तीसरा जो ब्लड प्रेशर है उसका नाम होता है लो ब्लड प्रेशर। और इसी को हम लोग बोलते हैं निम्न रक्तचाप। आइए देखा जाए ये क्या होता है। तो जब किसी, और लो ब्लड प्रेशर को ही एक और नाम से हाइपो बोला जाता है। हाइपर तो हाई के लिए होता है, लो के लिए हाइपो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब व्यक्ति का जो रीडिंग है, ब्लड प्रेशर का रीडिंग है, वो नॉर्मल वाला जो रेंज है 120/80 वाला है, उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। और ये आपका LBP जो होगा, इसकी रीडिंग जो ऊपर वाला 120 है वो अब घट के आ जाए, या तो 100 हो जाए, या 100 के बराबर हो जाए, या 100 से कम। और डायस्टोलिक वाला जो 80 से वो क्या हो जाए? 60 हो जाए, या क्या हो जाए? 60 से कम हो जाए। और यूनिट आप लिखेंगे ही mmHg। अगर इस रीडिंग का अगर ब्लड प्रेशर होता है किसी व्यक्ति में, तो कहेंगे वो व्यक्ति किस बीपी का शिकार है? आपका लो बीपी का शिकार हो गया है। अब बात आता है कि इनके बीच का एक स्टेज लिया जाए 110/70। तो ये लो नहीं होगा, जब तक इस रीडिंग को टच नहीं करेगा तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि वो लो बीपी का शिकार है। यहां पे सीधे उसको नॉर्मल में ही कंसीडर किया जाएगा। बहुत कम आएगा, जब फिर भी इसको टच नहीं करेगा तो कहेंगे बीपी हल्की सी कम हो रही है। लेकिन जब तक इस रीडिंग को टच नहीं होगा कि ऊपर वाले का मान, सिस्टोलिक का मान 100 या 100 से कम, और डायस्टोलिक का मान 60 और 60 से कम, तब तक हम लोग नहीं कह सकते व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कैसा है, हाई है, लो है, क्या है। अगर इस रीडिंग को फॉलो कर दिया तो हम कहेंगे इस रीडिंग का मतलब इसके बराबर, इससे कम, या इसके बराबर, इससे कम, तो कहेंगे व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा है? लो ब्लड प्रेशर है। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कैसा उसका ब्लड प्रेशर हो गया है? निम्न रक्तचाप का वो मरीज हो चुका है। आइए अब देखा जाए ये रीडिंग, इस रीडिंग से ये रीडिंग कैसे बना, ये कैसे बना, क्या कारण हुआ कि उसकी रीडिंग में इतना परिवर्तन आ गया और उसकी बीपी लो हो गई? उसका कारण क्या है? क्योंकि एग्जाम में कारण जनरली पूछा जाता है। तो आइए इसका एक मेन कारण, जो पहला जो कारण है वो है आपका बेस। और बेस का मतलब हो गया क्षार। आपको बताएंगे कि जो क्षार होते हैं वो आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। ये आपको हम फिर पढ़ाएंगे वहां पे केमिस्ट्री में, एसिड बेस साल्ट जो चैप्टर, वहां पे डिटेल में पढ़ाएंगे आपको क्षार के बारे में, उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी कहानी हम लोग वहां पढ़ेंगे। यहां पे बस इतना जानिएगा कि जो क्षार है आपका वो स्वाद में कैसा होता है? वो स्वाद में आपका कड़वा, तीखा होता है। तो जब कोई व्यक्ति कड़वी चीजों को ज्यादा खा लेता है या तीखी चीजों को ज्यादा खाता है, तब भी उसकी बीपी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। और ये आप कड़वी और तीखी चीज मिर्ची का सेवन ज्यादा कर लिया उसने, कड़वी चीज, जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कोरोना का प्रकोप था, लॉकडाउन, हम लोग घरों में, जो हम लोग के पास वैक्सीन का
मतलब अभी वैक्सीन नहीं आई थी, तो हम लोग अपने घरेलू उपचार और सारे गिलोय वगैरह काढ़ा इन सब पे हम लोग डिपेंड रहते थे। तो जो गिलोय होता है वो स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। तो वो अगर आप ज्यादा भी अगर मात्रा में उसका सेवन आपने कर लिया तो इसका मतलब तब भी वो बीपी क्या हो सकती थी, उससे आपकी लो हो सकती थी। अब आइए दूसरे कारण पे चलेंगे। तो दूसरा कारण ये होता है आपके ब्लड में अगर कमी होती है उससे भी आपकी बीपी क्या होती है, लो होती है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है अर्थात ब्लड की कमी हो जाती है, उससे भी हमारा बीपी क्या हो सकता है, लो हो सकता है। तो ये दो आपके मेन कारण थे बीपी के लो होने के। पहला कारण क्या था, आपका ब्लड में कमी, और दूसरा क्या है, बेस। इन लोगों का ज्यादा सेवन आप कर लेते हैं तो आपकी बीपी क्या हो सकती है, बिल्कुल लो हो सकती है। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें यहाँ पे देखिए आपके सामने स्क्रीन पे बना हुआ है, मैंने पढ़ाया भी आपको कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी रीडिंग क्या होती है, 120/80 ये क्या होना चाहिए, mmHg होना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर का ये आपका 100 से कम कह लीजिए, बराबर भी कह लीजिए, 60 के बराबर है, 60 से कम, और ये किसमें, mmHg में। और ये आपने देखा 150, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो ये 150 है और ये 150 आपका लिखा हुआ है तो इसके बराबर हो या इससे अधिक हो जाएगा, और इसकी भी यूनिट हम लिखेंगे mmHg। तब हम कहेंगे व्यक्ति हाइपर बीपी, या इसी को हम लोग बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ये लो है, इसको हम लोग हाइपो के भी नाम से हम लोग इसको हाइपो बीपी भी कहा जा सकता है। तो ये हमारे एक रीडिंग है बीपी का रीडिंग। अब एग्जाम में प्रश्न बन के आया कि मिस्टर एक्स चाहे मिसेस एक्स जो भी नाम आएगा, मेल फीमेल, और लिखा रहेगा उनके बीपी का जो रीडिंग है, चाहे सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक का जो अनुपात है वो आपका 190/55 है। चाहे 190 आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। अगर कोई एग्जाम में प्रश्न आया आपके कि कोई एक पर्सन है उसका जो ब्लड प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक का जो एक रेंज है वो है आपका 170/95 mmHg। अगर ऐसा बीपी की रीडिंग अगर आपको नजर आती है तो आप मैच कराइए रीडिंग कहां होल्ड करेगा, तो मुझे लगता है ये इसमें करेगा, और सीधे कहेंगे जो व्यक्ति होगा वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज होगा। ठीक उसी तरह से अगर प्रश्न में आया कि मिस्टर एक्स है और उनका ब्लड प्रेशर है वो है 90/55 mmHg, ये ऐसी रीडिंग उस पर्सन का यहां पे दिखेगा, अर्थात कहा जाएगा कि व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर का वो शिकार है। तो इस तरह के प्रश्न आपके बनेंगे। कारण आपने देखा ही होगा कि नॉर्मल के लिए कोई कारण नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो नॉर्मल ऑलरेडी बॉडी के सारे सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहे हैं और सारी चीजें बैलेंस मात्रा में है, इसलिए बीपी क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, लो बीपी का मेन कारण क्या है, आपका बेस, मतलब आपको क्षार का सेवन आपने ज्यादा कर लिया हो। लैक ऑफ ब्लड मतलब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी हो गई हो, ये मेन कारण है। हाई बीपी का क्या हो गया, एसिड मतलब आपने अम्ल वाली चीजों को ज्यादा खाया, खट्टी चीजों को। साल्ट का मतलब आपने किसका सेवन कर लिया ज्यादा, नमक का। और लास्ट क्या है, टेंशन मतलब आपने तनाव को ज्यादा लिया। ये मेन कारण है आपके हाई ब्लड प्रेशर के। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने यहाँ पे सारे तीनों बीपी को आप लोगों ने देखा कि इसके फॉर्मूला क्या होता है। एग्जाम का जो प्रश्न होगा, एक बार मैं वन लाइनर में आपको समझाना चाहूंगा कि एग्जाम का प्रश्न आएगा बीपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। क्वेश्चन आता है कि सिकुड़ना बटे फैलने का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर होता है आपका। ठीक, सिकुड़ना ये जो सिस्टोलिक होता है ये धमनी में ब्लड का प्रेशर होता है, जब हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है धमनी में, आर्टरीज में, उस टाइम का प्रेशर है। और डायस्टोलिक आपका धमनी में ही ब्लड का प्रेशर है, लेकिन किस टाइम का, जब हमारा हार्ट रेस्ट करता है। रेस्ट का मतलब जब वो सिकुड़ने फैलने के बीच का जो छोटा सा टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, इसमें रेस्ट करने से हार्ट हमारा लब डब करता है, उनके बीच का एक रेस्ट पीरियड होता है। जब हार्ट थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करता है उस समय जो धमनी में रक्त का प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता ही है, जब रीडिंग हमारी ये होगी तो कहेंगे व्यक्ति का प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है। जब हमारा बीपी क्या हो जाएगा, इस रीडिंग को टच कर देगा, यहां से यहां ये बन गया, तो कहेंगे व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, वो लो हो गया,
कारण क्या है? तो कारण आपका उसने क्षार वाली चीजों का ज्यादा सेवन किया होगा और उसको हीमोग्लोबिन अर्थात ब्लड में क्या आई होगी? कमी। और जो तीसरा आपका होगा हाइपर ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, जब इस रीडिंग को टच किया होगा तो हम लोग कह सकते हैं इसका मुख्य कारण एसिड जो होते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, साल्ट मतलब नमक वाले का सेवन ज्यादा किया, टेंशन का मतलब उसने ज्यादा तनाव लिया, ऐसे वो इसके कारण में वो आएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो इसका नाम था ब्लड प्रेशर, और इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी आप लोगों ने देखा। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे, और हमारा दूसरा टॉपिक होगा आगे बढ़ेंगे हम लोग और दूसरे टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। अब देखा जाए यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको कि हमारा यहाँ पे एक टॉपिक होगा दूसरा, और ये भी यही चल रहा है ब्लड प्रेशर ही। तो ब्लड प्रेशर हम लोग कुछ बातों को भी देखेंगे, और इसमें हम लोग आइए देखा जाए कि जो बीपी होती है ना, बीपी वो कैसे कंट्रोल में रहती है, और ये भी देखेंगे आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो फीमेल लोगों में जो गुस्सा होता है वो एक दिखावा होता है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। क्यों? उनका बीपी हमेशा लो ज्यादा रहेगा, हाई नहीं होने वाला। लोग कहते हैं ना फीमेल लोग, अरे मुझे परेशान ना करो, मैं बीपी ना बढ़ाओ, आप बिल्कुल सावधान रहिएगा, नहीं आपकी बीपी बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकती। उनका गुस्सा जो होगा दिखावा वाला होता है, और जो अगर मेल गुस्सा करेगा तो रियल वाला होता है। क्यों? बताते हैं आपको। तो देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड, उन ग्लैंड में से बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों में से कुछ ग्रंथियों को देखा जाए तो पहली जो एक ग्रंथि होती है हमारे बॉडी में उसका नाम होता है आपका थायराइड। थायराइड एक ग्रंथि होती है, इसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, और एक ग्रंथि जो होती है इसका नाम होता है एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। एक ग्रंथि होती है इसका नाम होता है थायराइड और एक होता है आपका एड्रीनल ग्रंथि। तो दोस्तों ये इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत ग्रंथियां होती हैं, लेकिन अगर बीपी से रिलेट करके बात किया जाए तो एक ग्रंथि होती है इसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि और एक होता है आपका एड्रीनल ग्रंथि। तो आपको बताना चाहेंगे ये मेल में भी, ये मेल और फीमेल, ये मेल में भी पाया जाता है और ये फीमेल में भी पाया जाता है, और एड्रीनल भी आपका मेल और फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। अब देखा जाए किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, कैसे वो सारी चीज देखा जाए। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो हमारे यहाँ पे थ्रोट के पास होगी बिल्कुल, और एड्रीनल ग्रंथि हमारे विक्र ऐसा मतलब किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है आपकी? तो ये आपकी किडनी के ऊपर वाले सरफेस पे, यहाँ पे ऊपर वाले पे ये बना रहता है एड्रीनल ग्रंथि। तो आपको बताना चाहेंगे जो थायराइड ग्रंथि होता है ये फीमेल में ज्यादा होता है, मेल की अपेक्षा ये फीमेल में आपका ज्यादा होता है। थायराइड ग्रंथि आपका, ये जो बात करेंगे हम लोग, ये फीमेल लोगों में ज्यादा होता है, किससे? मेल लोगों से ये ज्यादा होता है। और यहां पे जो एड्रीनल ग्रंथि होती है ये आपका, ये मेल में ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? तो ये फीमेल की तुलना में क्या होता है? ये आपका ज्यादा होता है। ठीक है, अब आपको बताना चाहेंगे थायराइड ग्रंथि का काम होता है बीपी को कम करना। ये बीपी को क्या करते हैं? कम करते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रीनल ग्रंथि ये बीपी को बढ़ाती है। थायराइड ग्रंथि बीपी को क्या करने का काम होता है? कम करने का, और एड्रीनल का काम क्या होता है? बीपी को बढ़ाने का काम होता है। इसका मतलब थायराइड जिसमें ज्यादा होगा उसमें बीपी ज्यादा कम होगा। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड फीमेल लोगों में ज्यादा होता है, इसलिए देखेंगे 70 से 80% फीमेल लोगों की बीपी हमेशा कैसी रहती है? उनकी लो बीपी की वो शिकार रहते हैं। 70 से 80% जो हमारी फीमेल लोग होती हैं वो किसके ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के वो शिकार वो लोग रहते हैं।
और बात करें एड्रीनल ग्रंथि जो होती है, ये ग्लैंड ये बीपी को बढ़ाते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए, यही रेशियो अगर लिया जाए 70 से 80% जो बीपी जिनका अधिक होता है तो वो किसका होता है, आपका मेल लोगों का। मतलब ये अधिक और कम का मतलब उच्च, हाई और लो से मतलब है कि अगर देखा जाए 70 से 80% जो महिलाएं जो बीपी की शिकार हो जाती हैं तो लो बीपी की शिकार होती हैं, और 70 से 80% देखा जाए अगर पुरुष लोग अगर बीपी के शिकार हुए हैं तो इन जनरल वो लोग हाई ब्लड प्रेशर, ऐसा नहीं कि ये लोग हाई के नहीं होते, ये लोग भी हाई के होते हैं और ये लोग भी लो के होते हैं शिकार, लेकिन अगर परसेंटेज में देखा जाए तो इनकी संख्या ज्यादा होती है लो बीपी में और इनकी संख्या ज्यादा होती है किस में, तो इनकी संख्या ज्यादा होती है हाई ब्लड प्रेशर में। क्यों? कारण होता है कि थायराइड ग्रंथि फीमेल में ज्यादा होता है और थायराइड का काम होता है बीपी को कम करना, और एड्रीनल पुरुषों में ज्यादा होता है और ये क्या करता है, बीपी को बढ़ाता है। एक बात और, एड्रीनल ग्रंथि ही किससे उत्तेजित होती है, तो इस साउंड से। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये उत्तेजित होती है, इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव होगा आपका किससे, साउंड से। ये किससे एक्टिव होगा, साउंड से। अब आपको समझ गए होंगे कि थायराइड फीमेल में ज्यादा तो बीपी कम, और मेल लोगों में क्या होता है, एड्रीनल ज्यादा तो बीपी हाई। इसलिए अगर कोई फीमेल गुस्सा करे तो बिल्कुल डरिएगा नहीं कि उसका बीपी बढ़ गया है। अब कहते भी कि मेरा बीपी ना बढ़ाओ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बड़े आराम से कहिएगा, अरे यार तुम्हें तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हारे पास भगवान ने ऑलरेडी थायराइड ग्रंथि ज्यादा दिया है, तो अगला वही शांत हो जाएगा अगर बायोलॉजी का स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, अब आइए, अगर कोई मेल गुस्सा हो रहा है तो फीमेल लोग, आप लोग बिल्कुल उसका सम्मान करिएगा, ऑलरेडी उसकी बीपी बढ़ी हुई है और ना बढ़ाइएगा। क्यों? एड्रीनल से बीपी को बढ़ाते हैं और जितना ही बोलेंगे तो साउंड मिलेगा उसको और एक्टिव हो जाएगा क्या, उसका एड्रीनल ग्रंथि एक्टिव हो जाएगा, और एड्रीनल का एक्टिव होने का मतलब बीपी और बढ़ जाएगी, ऑलरेडी पहले से बढ़ी हुई है। ऐसे में फीमेल लोग शांत हो जाएगा जब मेल गुस्सा करता है। तो अगर फीमेल गुस्सा होती है तो मेल तो बड़े आराम से, डरने वाली बात नहीं, उसको आराम से समझा दीजिएगा, यार तुम्हारा बीपी तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं सकता, भगवान ने तुमको क्या दिया है, थायराइड ग्रंथि तुम्हारे में ज्यादा दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था एड्रीनल और थायराइड का। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, तो एक को घटा रहा है, थायराइड घटा रहा है बीपी को, और एड्रीनल बीपी को बढ़ा रहा है। दोनों मिलके क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। तो क्वेश्चन आता है, बीपी को नियंत्रित कौन करता है, बीपी को कंट्रोल कौन करता है, तो आपका एड्रीनल और थायराइड ये दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं, बीपी को नियंत्रित करती हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। क्वेश्चन आता है, बीपी को बढ़ाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, एड्रीनल ग्रंथि। बीपी को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी वो थायराइड ग्रंथि। और बीपी को नियंत्रित कौन करती, कंट्रोल कौन करती है, तो वो आपका वो कंट्रोल की बात आएगी तो थायराइड ग्रंथि और एड्रीनल ग्रंथि मिलकर ही बीपी को क्या करते हैं, ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था। आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों ने घरों में भी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन वगैरह चला हुआ था तो घर में क्या देख रहे होंगे, उस समय एक ही सीन चलता था, मन को फ्रेश करने के लिए, सकारात्मक सोच के लिए आप लोग घर में रामायण ज्यादा देखते होंगे। तो रामायण और महाभारत बहुत चला इस लॉकडाउन में, पिछला जो लॉकडाउन हुआ था अभी। तो उस टाइम आपने देखा होगा जितने भी युद्ध होते थे, युद्ध से पहले एक भोपू बजाई जाती थी एक तेज आवाज में, जिससे सारे सैनिक जो होते थे वो एक्टिव हो जाते थे, लड़ने के मूड में तैयार हो जाते थे। क्यों? क्योंकि साउंड जैसे मिलेगा उन लोगों को, फीमेल तो सैनिक वहां बनती नहीं थी, तो अगर उनको साउंड जैसे मिला तो क्या एक्टिव हो गया, उनका एड्रीनल ग्रंथि एक्टिव हो गया, बीपी हाई हुई और लड़ने के मूड में वो आ जाते हैं। इसीलिए अगर कोई मेल गुस्सा करता है किसी पर्सन को, अगर पीटता भी है तो मुंह बंद करके कभी नहीं पीटेगा, कुछ ना कुछ तो बोलता है। क्या बोलता है वो समझ गए होंगे। ठीक है, मुंह बंद करके बोल ही नहीं सकता। क्यों? एड्रीनल शांत हो जाएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं, बीपी बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए वो पर्सन हमेशा बोल बोल के उसको मारता है। हालांकि सब गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ये बीपी को बढ़ाता है। तो आप एक ऑब्जर्व करें, अगर कमरे में आप हैं और बिल्कुल शांत हैं तो आपकी बीपी नहीं बढ़ सकती है।
और बीपी तुरंत हाइपर होने के लिए आपको तुरंत एक एक्स्ट्रा आवाज चाहिए होता है। और लोग कहते हैं ना कि जब कोई ज्यादा गुस्से में रहता है तो उसको कोई आवाज अगर आती है तो बहुत चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है। कारण ये, जितना ही उसको आवाज मिलेगा उतना ही एक तो एड्रिनल पहले से बीपी को बढ़ाया हुआ है और आप दे देंगे तो बीपी और बढ़ जाएगी। इसी लोग कहते हैं व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन इसके अंदर आ गया है। यही कारण होता है, एड्रिनल और ज्यादा एक्टिव होने लगता है। साउंड जैसे मिलेगा वैसे एड्रिनल एक्टिव होगा। ये एड्रिनल हमारे किडनी के ऊपर पाई जाती है और ये थायराइड ग्रंथि हमारे थ्रोट पे यहाँ पे होती है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा जो 80% थायराइड वाली बीमारी होती है वो फीमेल लोगों को ही ज्यादा होती है। कारण यही है कि उनमें ये ग्लैंड ज्यादा होती है, तो थायराइड की बीमारी फीमेल लोगों में ज्यादा होती है। और एक बार थायराइड की रीडिंग में ऊपर नीचे हो जाती है तो वैसे व्यक्ति को आपको हमेशा के लिए एक दवा लेनी पड़ती है, उस दवा को सेवन उनको करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपको बीपी को लेके। बीपी से संबंधित हमारी दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां, एक का नाम था थायराइड ग्रंथि और एक का नाम था एड्रिनल ग्रंथि। पिक्चर में आपको दिखाते हैं कि ये ग्रंथि कहां होती है और एड्रिनल ग्रंथि कहां पाई जाती है। आइए आपको एक पिक्चर में मैं दिखाता हूं, मतलब एक यहाँ पे आपके लिए फोटो बना के मैं रखा हूं प्यारा सा। हाँ, ये नजर आ गया फोटो। हाँ, देखिए इस लाइन को पढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि क्या करते हैं आपके, तो ये जो थायराइड ग्रंथि, पेन तो लिया ही नहीं, पेन लेने की आदत अभी बढ़नी नहीं है, हो गया। आइए, जो थायराइड ग्रंथि होता है ये आपके बीपी को क्या करता है, कम करता है। और ये किसमें ज्यादा होता है आपके, ये आपके फीमेल लोगों में ये ज्यादा होता है। मतलब फीमेल में ज्यादा होगा किससे, मेल से। एड्रिनल ग्रंथि बीपी को क्या करता है, ये एड्रिनल बीपी को बढ़ाता है और ये आपका मेल में ज्यादा होगा किससे, फीमेल से। थायराइड ग्रंथि दोनों, ये आपको सारी बातें बताई गई थी कि थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि मिलके बीपी को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हम लोग बीपी जब नपवाने जाते हैं, आजकल में डिजिटल वाली बीपी आप लोग घरों में भी रख रहे हैं और डिजिटल मशीन भी है, बीपी का नापने का यंत्र के रूप में आ चुका है और बहुत एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट की अगर हम लोग बात करें, रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है जो यहाँ पे ऐसे पट्टे में बांधा जाता है और ऐसे पुश किया जाता है, उसमें पारा ऊपर चढ़ता है, उस यंत्र का नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, ये इतना, यही इस यंत्र का नाम होता है जिसे रक्तदाब को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है एग्जाम का कि रक्तदाब मापने वाले यंत्र या उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं, तो स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। आइए आपको फिगर में दिखाते हैं, यही है जो डॉक्टर कंपाउंडर यूज करते हैं और ये रीडिंग आपकी चढ़ती, यही आपका इसमें पारा भरा रहता है, इसके ऊपर ये रीडिंग ऊपर नीचे आती है और यही हमारे यहाँ पे ऐसे चढ़ता है। ये आपको दिख रहा है, पिक्चर में भी दिख रहा है। स्फैग्मोमीटर, इसको ऐसे पुश किया जाता है, एयर इसमें आ जाता है, इस पट्टे में जब ऐसे बांधते हैं, इसी यंत्र का नाम होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। जो हम बात करते बार बार, थायराइड ग्रंथि फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में भी होता है लेकिन फीमेल में ज्यादा होता है। वो थायराइड ग्रंथि, ये हमारा ये थ्रोट है, पूरा गला वाला एरिया आपको दिख रहा है और थायराइड ग्रंथि आपकी बिल्कुल यहाँ पे ऐसे यही पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड। ये हमारा थायराइड कार्टिलेज होती है, जो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, उपास्थि होती है, और ग्लैंड आपका ये पूरा का पूरा एरिया आपका थायराइड ग्लैंड है हमारा। ठीक है, यही जो वाला जो एरिया, जो पिंक वाला एरिया आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, आपका ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये वाला एरिया यही आपका थायराइड ग्लैंड है। और ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है, उपास्थि है थायराइड की। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है, तो ये आपको एक फिगर दिख रहा है, ये लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर मैंने जस्ट कहा था यहाँ पाई जाती है, और राइट एड्रिनल, दो किडनियां होंगी तो दोनों जगह पे एड्रिनल होगा, दोनों किडनियों के ऊपर यही हमारा क्या होता है, ये दिख रहा है ब्लू ब्लू, यही आपका क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। तो आप फोटो के साथ ही इसको समझ सकते हैं कि एड्रिनल कहाँ होती है और आपकी थायराइड कहाँ होती है, और उस यंत्र का नाम क्या होता है, स्फैग्मोमैनोमीटर, जिससे हम लोग रक्तदाब को मापते हैं। तो क्वेश्चन आता है, रक्तदाब मापने वाले उपकरण को या यंत्र को क्या कहा जाता है, स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। दिख रहा है बिल्कुल, तो ऑप्शन में जो दिख जाएगा उसको आप टिक कर लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने कहा कि मैं जो स्टार पॉइंट कराता हूं दोस्तों, वो एग्जाम का प्रश्न श्योर बनता है। जो मैंने पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बताया आपको कि हाई बीपी का कारण क्या है, लो बीपी का क्या कारण है, उसकी रीडिंग क्या है, आपने देखा भी।
और वहां से आपने देखा कि हमारे बॉडी में जो बीपी से संबंधित जो दो ग्रंथियां हैं वो एड्रिनल और थायराइड है। उन पे बनने वाले जो 3-4 स्टार पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है। ये स्टार पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बिल्कुल आप अपने सॉफ्ट कॉपी में बैठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही प्रश्न बन के आएगा कि हमारे बॉडी को बीपी को कम करने वाली ग्रंथि का नाम बताइए, अधिक करने वाली को चाहे बढ़ाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए, चाहे बीपी को नियंत्रित करना, बैलेंस करना, कंट्रोल करना कौन ग्रंथि करती है, एड्रिनल और थायराइड मिलकर करती हैं। और यंत्र का नाम आपने देखा ही। तो इतने प्रश्न आपके इस टॉपिक से बनते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलें अब अगली टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। अब एक टॉपिक हम लेते हैं जिसका नाम होगा ब्लड सर्कुलेशन। आइए देखा जाए ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। एक टॉपिक है जिसका नाम होगा ब्लड सर्कुलेशन। आइए इसमें देखा जाए ब्लड सर्कुलेशन में, तो हमारा जो रक्त होता है वो दो नेचर का ब्लड होता है। हम लोगों के अगर यहाँ पे जीवों पे बात किया जाए, जो हमारे धरती पे जो जीव पाए जाते हैं उसमें दो तरह के नेचर वाले ब्लड होते हैं। एक इस तरह के होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं शीत रक्त। एक रक्त होता है जिसका नाम होता है शीत रक्त होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ब्लड। इसका नाम क्या होता है, कोल्ड ब्लड, ठीक है। और एक जो रक्त होता है उसका नाम होता है आपका गर्म रक्त। एक रक्त होता है जिसका नाम होता है गर्म रक्त, और इसी को हम लोग कहते हैं वार्म ब्लड। इसी को हम लोग ना क्या नाम देंगे, वार्म ब्लड। एक होता है आपका शीत रक्त और एक होता है आपका गर्म रक्त। तो किसके रक्त को हम लोग कहेंगे गर्म रक्त है और किसके रक्त को हम लोग कहेंगे कि शीत रक्त है? तो कोई तो प्रॉपर्टी तो होगी, कोई गुण होगा जिस आधार पे कहा जाएगा कि उसका रक्त कैसा है, शीत रक्त है, और इनका रक्त कैसा है, गर्म रक्त है। तो आइए देखा जाए। तो देखिएगा यहां पे हम लोग बात करेंगे, पहले स्टार्ट लेते हैं गर्म रक्त से ही। तो गर्म रक्त में क्या कंडीशन होनी चाहिए उसको देखा जाए। तो इसके अंतर्गत आने वाले लोग में पहली बात यह होना चाहिए, उनके बॉडी का टेम्परेचर देखना होता है कि अगर उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है, कंडीशन है ये आपका, ये एक कंडीशन है कि अगर शरीर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो, वातावरण के बदलने पर उनका टेम्परेचर कैसा हो, तो वो उनका टेम्परेचर एक कांस्टेंट हो, वो बदले ना। जैसे सपोज करिएगा हम लोग हैं, अभी महीना अगर चल रहा है ठंड का बहुत ज्यादा, दिसंबर का महीना, तो अगर हम लोग बात करें बाहर इतनी ठंड रहती है, हम लोग बहुत सारे कपड़े पहने रहते हैं, और शरीर का अगर तापमान नापा जाएगा, थर्मामीटर लगाएंगे और शरीर का तापमान नापेंगे, तो अगर व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है तो पता चलता है उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है 37.6 या 5 डिग्री, और ये सेल्सियस, या आपको ये नजर आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नजर आएगा। और जब हम लोग बात करते हैं, जब जून के महीना में आएंगे, मई के महीना में आएंगे, तो बाहर का वातावरण बदला होता है। बाहर का टेम्परेचर लगभग जो दिसंबर में 8 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस से सीधे 40 हो चुका होता है। उस समय भी अगर हम थर्मामीटर यहाँ लगाएंगे और पता चलता है शरीर का जो तापमान है, यही रीडिंग फिर बता रहा है। अगर बॉडी उस पर्सन वो स्वस्थ है तो रीडिंग यही बताता है। फिर बरसात आता है, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, जोर जोर से बारिश होती है, ठंडी भी रहती है, हल्की गर्मी भी रहती है। उस समय भी थर्मामीटर लगाए और नापे। जब नाप रहे हैं तब भी बॉडी का टेम्परेचर ये बता रहा है। तो एक यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है कि वातावरण जैसे जैसे बदला, शरीर के तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके टेम्परेचर सभी वातावरण में कैसा है, कांस्टेंट। यदि व्यक्ति वो स्वस्थ है, इसमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बुखार का केस होता है, उसमें 102 से 104, किसी का 108 भी पहुंच जाता है, तो थोड़ा ज्यादा नहीं 5, 7, 8 का वेरिएशन हो सकता है, और होगा तो बॉडी परफेक्ट नहीं रहेगा, वो उसने को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, फिर सही होकर फिर स्वस्थ जब भी होगा तो इसी टेम्परेचर को फॉलो करेगा। लेकिन अगर बात की जाए एक स्वस्थ व्यक्ति की,
पूरी तरह से अगर वो स्वस्थ हो, तो इसका मतलब निकलता है कि वातावरण के बदलने पर अगर किसी शरीर का, किसी बॉडी का टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है, तो उसमें बहने वाला जो खून है वो कैसा है, गर्म है। ऐसे लोगों को बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लड। इसके अंतर्गत कौन आएंगे, तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा आपका मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के बॉडी का ही तो टेम्परेचर हमें लिखा है, मनुष्य हो जाएगा उदाहरण में। और बात करें हम लोग तो नजर आएगा आपका बंदर, और बात करें हम लोग तो आएगा शेर, ठीक है, गाय, कुत्ता, डॉग, ठीक है, ये सारे ETC बहुत सारे लोग हैं इसके अंतर्गत आएंगे। अब आते हैं हम लोग शीत रक्त। शीत रक्त का क्या कंडीशन है, इसको देखा जाए तो यहां पे क्या होता है, कंडीशन की अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे कंडीशन की, तो जिसके बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, जिसके बॉडी का टेम्परेचर होगा वो वातावरण के बदलने पर कांस्टेंट ना हो, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, एक फिक्स ना रहे, ऐसे लोगों को, ऐसे बॉडी में जो रक्त बहता है वो कैसा होता है, शीत रक्त होता है। वातावरण के बदलने पर ही इनके शरीर का तापमान घटने बढ़ने लगता है। घटने बढ़ने का इन द सेंस कि यहां पे जो थोड़ा मोड़ा नहीं, 2-4 का वेरिएशन, 20-20, 15-15 डिग्री का अंतर आ जाता है। ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं कि उनका रक्त कैसा है, वो आपका शीत रक्त कहलाता है। तो आइए देखा जाए इसके अंतर्गत कौन आएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे मछलियां होती हैं पानी वगैरह में, तो जब ठंड का मौसम रहेगा तो अगर ये बात करें, ये हमारा अगर पानी का कोई लेवल है यहाँ पे, अब पानी को तो नीला ही उगरना ठीक रहेगा आई थिंक। आइए यहाँ पे मान लीजिए कोई पानी ऐसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है ऐसे। बाहर अगर समुद्र की बात की जाए, नदी की बात किया जाए, तो इन जनरल मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो मानते हैं मछली तालाब में रह रही है, तो ये कोई तालाब हमने बना दिया। अगर हम लोग बात करें, अगर कोल्ड सीजन है, अगर सीजन की अगर बात किया जाए तो हम लोग अगर कोल्ड सीजन लेते हैं, इन द सेंस अगर कोल्ड का टाइम है और एक टाइम होगा हमारा गर्मी का टाइम होगा, मतलब अगर वार्म का टाइम होगा, तो देखिए जब ठंडी का मौसम होगा तो बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है। वहां पे जो मछली का होता है उसके शरीर का भी तापमान क्या होता है, घट जाता है, इसलिए वो पानी की सतह के नीचे नहीं आता है। तब मछली क्या होगा, इस महीने में मछली जो होगी वो ऊपर चली आएगी। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से थोड़ा बहुत धूप वगैरह मिल सके। और जब गर्मी आएगा, जब गर्मी का समय आएगा, जब गर्मी का सीजन आएगा, उस वक्त क्या होगा, उस मछली का तापमान, जैसे बाहर का तापमान बढ़ रहा है, वातावरण जैसे बढ़ा तापमान, तो इसके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और थोड़ा ठंडा फील करने के लिए वो तालाब के कहाँ चली जाएगी, वो तालाब की यहाँ पे गहराई में चली जाएगी गर्मी के सीजन में, और ये आपका ठंडी के सीजन में यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब वातावरण के बदलने पर यदि शरीर का टेम्परेचर ना बदले तो उसके रक्त में जो रक्त बहेगा वो कैसा रक्त रहेगा, वो आपका गर्म रक्त होगा। और वातावरण के बदलने पर यदि तापमान में अंतर आ गया, वातावरण के बदलने पर उसके शरीर के तापमान में अंतर आ गया, उसके बदलने से इसके तापमान में घट बढ़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, घटे और बढ़े, तो कहेंगे ऐसे लोग किस में आते हैं, शीत रक्त में आते हैं। तो इनका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो आपका मछली, वहीं आपका ले सकते हैं सांप भी होगा। जब ठंडी आता है तो बिल के ऊपर में आ जाता है, बाहर आ जाता है, गर्मी रहता है तो बिल के अंदर चला जाता है, टेम्परेचर उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, तो ठंडा महसूस करने के बिल की गहराई में चला जाता है। और ठंडी के सीजन में उसका टेम्परेचर है उसका डाउन हो जाता है शरीर का, तो और अंदर जाएगा तो और उसको ठंडा लगे, इसे बिल में थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण सांप भी है, मछली भी है। तो आइए कुछ पिक्चर दिखा के आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे उदाहरण, गर्म रक्त वाले और शीत रक्त वाले कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आइए उदाहरण यहाँ पे देखा जाए तो देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा होगा वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड में आपने कुछ उदाहरण को देख रखे हैं आप। तो यह है आपका कोल्ड ब्लड पे, तो आपका फिश हो गया,
स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल है, मेढक आएगा, लिजर्ड है आपका, और एलिगेटर है। ये सारे लोग जो हैं आपके मछली, छिपकली, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मेढक, ये सभी लोग किस वाले रक्त में आएंगे? ये लोग आपके कोल्ड ब्लड के एग्जाम्पल हैं आपके, ये सभी कोल्ड ब्लड के आपके एग्जाम्पल में आएंगे। इस सारे के सारे कोल्ड ब्लड के एग्जाम्पल। वार्म ब्लड की बात किया जाए, वातावरण के बदलने पर उनके शरीर का तापमान बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, तो वो आपका सारे ह्यूमन हैं। एक तो फैमिली में भी नजर आ रहे भाई बहन है, क्या ऑफिशियल प्रोफेशनल लग रहे हैं ये लोग। आइए यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्या हाथी है, एलिफेंट है, डॉग है, वेल है, और ये आपका कैट है। ये सारे आपके दिख रहा है बिल्कुल, ये सारे के सारे आपके किसके उदाहरण हैं आपके? तो ये आपके सभी के सभी आपके वार्म ब्लड के एग्जाम्पल हैं। तो देख सकते हैं ये वार्म ब्लड वाले लोग हैं। और ये यहाँ पे खास बात यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अब साफ साफ लिखा हुआ है, इसका टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। कब कब कांस्टेंट रहता है? वातावरण के बदलने पे, वातावरण के बदलने पर। देखिएगा जब इनका जो टेम्परेचर होगा वो अगर हमारे बाहर का अगर वातावरण बदलेगा, वातावरण चेंज होने पर बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, तो वार्म ब्लड में आएंगे। और ये लोग कब आएंगे? ये हमारे जब बाहर का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, कब? वातावरण के चेंज होने पर। वातावरण के जब चेंज होगा, हमारा वातावरण जैसे ही चेंज होगा तो हम कहेंगे कि इनका जो ब्लड होगा, वातावरण जैसे ही चेंज होगा तो शरीर का तापमान जैसे घट पड़ जाएगा, तो ये लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके शीत रक्त के अंतर्गत आ जाएंगे, अर्थात कोल्ड ब्लड के अंतर्गत ये लोग आ जाएंगे। वार्म ब्लड वाले लोग आपने देखा ही, ये आप लोग सभी के सभी किस में आते हैं? ये लोग वार्म ब्लड के अंतर्गत आते हैं, गर्म रक्त के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक कंप्लीट यहाँ पे हुआ, हम लोगों ने बीपी को कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पढ़ा और ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस को देखें। अब एग्जाम में जो प्रश्न आएगा कि इनमें से निम्नलिखित में से किनका रक्त गर्म होता है, चाहे गर्म रक्त वाले जीव हैं या शीत रक्त वाले जीव हैं, तो इतने सारे उदाहरण आपने देखा है, उसके आधार पर बता सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये बताइए अगर किसी का वातावरण के बदलने पर शरीर का तापमान घटता बढ़ता है तो उस जीव के शरीर का जो रक्त होगा वो कैसा होगा? गर्म रक्त होगा या शीत रक्त वाला होगा? तो बिल्कुल अगर बॉडी का टेम्परेचर भी घट बढ़ रहा है तो वो शीत रक्त में चला जाएगा। अब वातावरण क्वेश्चन दूसरा ऐसे फ्रेम होके आएगा आपके सामने कि बताइए वातावरण के बदलने पर यदि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो बताइए उसके बॉडी में जो खून बह रहा है वो कैसा होगा? तो वो गर्म रक्त में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होके आएगा एग्जाम में आपका इस टॉपिक से। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं सर्कुलेशन। किसका सर्कुलेशन? तो ब्लड का सर्कुलेशन। पूरा सिस्टम ही ब्लड पे चल रहा है, चाहे वो बीपी हो, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेट, गर्म रक्त, शीत रक्त, फिर भी रक्त आ रहा है। यहाँ बात पहले दिन हमने देखा रक्त परिसंचरण, रक्त का घूमना, किन नसों में घूम रहा है, उस नस में क्या घूमता है, तो रक्त घूम रहा है। तो आइए आज हम लोग फिर से अब हम लोग स्टार्ट क्यों ही ना कर लें कि रक्त क्या होता है, रक्त के बारे में जाने कि रक्त क्या है और रक्त का निर्माण कहाँ होता है हमारे बॉडी में, स्टोर कहाँ होता है, रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने लगते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग बेसिक से चलेंगे, पूरा तोड़ देंगे ब्लड को, एक एक लाइन का मतलब हम लोग समझेंगे और उस लाइन में पॉसिबल जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों मैं सारा कराने वाला हूं आपको। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब आगे चलेंगे। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कुछ उदाहरण वगैरह तो देख सकते हैं आप। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसका नाम होगा ब्लड। देखा जाए, देखिए ब्लड रक्त को ही, रक्त का एक और नाम होता है खून, रुधिर भी होता है, लहू भी होता है और इंग्लिश में केवल एक नाम ब्लड। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्या बोले रक्त को, रुधिर बोले, लहू बोले, खून बोले, क्या बोले, परेशान रहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि रक्त अलग चीज है, लहू अलग चीज है। नहीं भाई, परेशान नहीं होना है, ठीक है। पेपर का 2 मोड भी रहेगा, हिंदी इंग्लिश भी रहेगा और आप इसको याद रखेंगे।
और इसी रक्त को, इसी लहू, यही रक्त, लहू, रुधिर, खून, रक्त को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड कहते हैं भाई, और क्या कहेंगे। आइए अब देखा जाए इन जनरल, अगर किसी से पूछा जाए कि रक्त की परिभाषा क्या है, रक्त का मतलब क्या होता है, तो एक किताब में लाइन लिखा हुआ है, रटी रटी लाइन, और इस लाइन का है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है आपका? तो रक्त एक तरल, अगर हम लोग बात करें रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है भाई? तो एक तरल संयोजी ऊतक। ये आपके किताब में लिखा हुआ है, जो आप पढ़ के जाते हैं और ऑप्शन में यही ढूंढते हैं, जहां लिखा रक्त है डैश, 4 ऑप्शन दिखा तो क्या टिक करते हैं? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, ये लाइन लिखा हुआ, लेकिन इस लाइन में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस लाइन में छिपे हुए हैं। अगर इस लाइन को आप तोड़ तोड़ के अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 8 से 9 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए एक एक लाइन में इसको तो बिल्कुल तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, और तोड़ने का मतलब एक एक वर्ड को पढ़ेंगे कि क्यों इसको लिखा गया है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आइए इसको हम लोग देखा जाए। तो एक सेकंड देखा जाए इसको। ठीक है, तो मैं पेन चेक कर रहा था कि कलर इसका कुछ चेंज और लेना पड़ेगा या नहीं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऊतक। ठीक है, ऊतक, और ऊतक का मतलब होता है, आपको इंग्लिश में हम बताएंगे ये क्या है। ये अगर इंग्लिश में इसको बोला जाए तो ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड, तरल का मतलब इंग्लिश में होता है फ्लूइड, फ्लूइड, और संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग, कनेक्टिंग, और ऊतक का मतलब होता है आपका टिश्यू। तो ब्लड क्या है हमारा? तो ब्लड हमारा एक फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है? कनेक्टिंग टिश्यूज है। क्या है आइए समझा जाए, ये ऊतक क्या होता है। पहले बात समझे, ऊतक का मतलब ही क्या होता है। तो एक बात आपको बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ आप ईंट ले लीजिए और ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ईंट को जोड़ेंगे तो आप बनाएंगे क्या? दीवार बनाएंगे, और दीवारों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे? कमरा बनाएंगे, और कई कमरे का समूह जब लेंगे, जोड़ने में ईंटों का समूह लेंगे तभी तो दीवार तैयार होगा, और दीवारों का समूह लेंगे तो क्या बनेगा? कमरा। अरे कमरा बना हुआ है, 1 2 3 4 5 दीवारों का समूह है तो कमरा तैयार है। उसी तरह से अब इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे होंगे, और उन कमरों का जब समूह लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो एक आपका मकान। उसी तरह से हम लोग आते हैं बॉडी में अपने, अगर बॉडी में हम लोग आते हैं और बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कोशिका, आपको पता है कि जो कोशिका है, अगर उनका एक समूह ले लीजिए, ग्रुप ले लीजिए इस कोशिकाओं का, तो वो बनता है आपका ऊतक। कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक। अब कई सारे ऊतक को मिलाइए, उनका एक ग्रुप लीजिए, उनका एक समूह ले लीजिए, तो बनेगा क्या आपका? वो एक अंग तैयार हो गया। अब कई अंगों का समूह अगर ले लेते हैं तो क्या बना देता है आपका? वो शरीर बना देगा, वो आपका क्या तैयार करा देगा? वो बॉडी। अंग का मतलब क्या था यहाँ पे? ऑर्गन्स, और टिश्यू, ऊतक का मतलब क्या था? टिश्यू, और कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तो आपने देखा, अगर बात करेंगे ऊतक केवल क्या होता है, तो लोगों को लगता है कि कोशिकाओं के समूह को ही तो क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ये हर किताबों ने छाप रखा है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। आपने गलत नहीं छापा है किताब वाले लोग, आप वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक किए हुए हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन होता है। आप जरा खुद सोचिए, अगर मैं एक ईंटा लूं, ये पूरे इस साइज का, और एक ईंटा लूं मैं इस साइज का, और एक ईंटा ऐसे लूं, तो अगर भिन्न भिन्न ईंटाओं के आकार का अगर मैं समूह लूंगा तो वो कैसा दीवार तैयार होगा? क्या वो किसी मकान, किसी कमरे का एक अच्छा दीवार बनेगा?
जब अच्छा दीवार नहीं बनेगा तो क्या वो अच्छा कमरा बनेगा? और अच्छा कमरा जब नहीं बनेगा तो क्या वो अच्छा मकान बनेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से अगर हमारा जो बॉडी है, हम कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। उसी तरह मकान की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ईंट। तो यहां पे अगर जब कोशिका का जब समूह लेंगे आप तो उत्तक बनेगा। लेकिन कैसी कोशिका? अच्छा उत्तक बनेगा क्या वो? अगर अलग अलग कोशिका, अगर सोचिए हमारा रक्त कोशिकाओं से बना होता है, तो हम एक कोशिका रक्त का लेते हैं, एक हम त्वचा का लेते हैं और एक कोशिका हम हड्डी का लेते हैं। उनको मिलाइए, कोई अच्छा उत्तक बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कोई अच्छा उत्तक नहीं तो कोई अंग तैयार नहीं होगा, कोई अंग तैयार नहीं होगा तो कोई शरीर नहीं तैयार होगा। तो हमें कोई उत्तक बनाना है तो कैसी कोशिकाओं का समूह लेंगे? तो हम यहां पे बात करेंगे एक समान, एक समान। ठीक है, तो एक समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। परिभाषा आएगा चाहे अर्थ आएगा कि उत्तक क्या होता है, तो एक समान कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यूज कहलाता है। क्लियर हो गया? अब एक समान कोशिका, मान लीजिए हड्डी बनाना है तो सारी हड्डी का कोशिका लीजिए, उसका एक समूह बनाइए। रक्त बनाना है पूरे बॉडी का तो आप रक्त की कोशिकाओं का समूह लीजिए। त्वचा बनाना है तो त्वचा वाला वहां पे कोशिकाओं का समूह लीजिए। सबके में से थोड़ा थोड़ा ना लीजिए, एक समान लीजिए। तो मतलब क्या निकल के आता है? एक समान कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो ये था आपका उत्तक हो गया। आपको बताना चाहेंगे उत्तक जो होंगे वो आपके बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। आइए उनको देखा जाए। जो पहला उत्तक होता है उसका नाम होता है संयोजी उत्तक। पहले उत्तक का जो नाम होता है उसका नाम होता है संयोजी उत्तक, और इसी को हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग। क्या नाम देते हैं इसको? कनेक्टिंग टिश्यू। इसी का नाम क्या होता है? कनेक्टिंग टिश्यू। जो दूसरा जो उत्तक होता है उसका नाम होता है उपकला। उपकला उत्तक, और इसको हम लोग कहते हैं इपीथेलियल। इसको कहेंगे इपीथेलियल टिश्यू। इसको क्या कहेंगे? इपीथेलियल टिश्यूज। और जो तीसरा उत्तक होता है उसका नाम होता है पेशीय। पेशीय उत्तक, और इसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर। इसका नाम होता है मस्कुलर टिश्यू। इसका नाम होता है मस्कुलर टिश्यू। और जो चौथा उत्तक जो होता है उसका नाम होता है तंत्रिका उत्तक, और उसको हम लोग कहते हैं नर्वस टिश्यू। ये हमारे 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। तो ऐसे उत्तक जिससे हमारा तंत्रिका उत्तक से क्या होता है? हमारा मस्तिष्क बना होता है। और इसी का ये हम जब तंत्रिका वो उत्तक चैप्टर पढ़ाएंगे वहां डिटेल में बताएंगे तंत्रिका उत्तक से हमारा मस्तिष्क बना होता है। और ये तंत्रिका का जो इकाई होती है न्यूरॉन, हमारे पूरे बॉडी में एक महीन धागे के समान एक फैली हुई संरचना होती है, इसी का हमारा मस्तिष्क बना होता है। पेशी उत्तक से हमारे बॉडी में जितनी भी मांसपेशियां हैं वो किसकी बनी होती हैं? आपकी पेशी उत्तक से बनी होती हैं। ये उपकला उत्तक क्या करता है? ये वसा को, ये आपके फैट्स को स्टोर करता है। ये फैट को क्या करेगा? स्टोर करेगा। ये फैट को क्या कर लेगा? ये तो फैट को आपके ये स्टोर करता है, वसा को संग्रहित करता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, अरे यार वो 50 में 25 का दिख रहा है, चाहे 50 की है 25 की दिख रही। कारण क्या है? उस व्यक्ति ने अपने इपीथेलियल टिश्यूज को मेंटेन किया है। एक प्रश्न आया था, बुढ़ापे में चेहरे पे झुर्रियां किस उत्तक के कमी के कारण पड़ जाती है? तो वो है आपका उपकला उत्तक, इपीथेलियल टिश्यूज। अभी हमारे कुछ बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स हैं जो लोग कहते हैं अरे यार क्या इसके चेहरे अभी भी 50-55 का है, दिख रहा है बिल्कुल 25-30 का। उसने क्या किया? आप लोग की तरह नहीं जो हर हफ्ते जाके पार्लर में जाते हो। ठीक है, पार्लर में जाने का वो आर्टिफिशियल होता है, वो ग्लैमर कुछ ही दिन के लिए होता है। ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का
किसी पार्टी में बेवकूफ़ बना दिए, किसी को फोटो से बेवकूफ़ बना दिए। जो आपका नेचुरल है, आप नेचुरल रिसोर्सेज को खाइए, ड्राई फ्रूट्स को खाइए, एपिथेलियल टिश्यूज को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, तो जो चेहरे पे आपकी लाइटिंग होती है इस टिश्यूज का, इसका पूरा मेंटेनेंस पे ध्यान रखिए। अपने एपिथेलियल टिश्यूज पे आपके चेहरे पे कभी लाइटिंग नहीं जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल चमकता रहेगा। किसी पार्लर में हफ्ता वाला खर्चा देने की कोई नीड नहीं होगी। तो ये वाला खर्चे से बचने के लिए आप लोग इस पे आप लोग फोकस करेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज को मेंटेन करेंगे। और ये जो आपका पहला है उसका नाम होता है संयोजी। संयोजी से नाम ही क्लियर है, कनेक्टिंग, कनेक्ट करता हो ऐसा उत्तक जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ता है, ऐसे उत्तक को हम लोग कहते हैं क्या? संयोजी उत्तक। जो शरीर के अंगों को क्या करे? आपस में कनेक्ट करे, जोड़े। और इसके जो 3 उदाहरण होते हैं आइए देखा जाए। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है अस्थि, ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं बोन। एक प्रॉमिस है आपसे, मैं आपको एक क्लास में 206 हड्डियों के नाम याद कराऊंगा। कैसे याद कराऊंगा मुझ पे छोड़ दीजिए, पूरे के पूरे मैं 206 नाम की हड्डियों को याद करा दूंगा, वो मेरे पे छोड़ दीजिए कैसे याद कराना है। आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा, आप कैसे इजीली सीख लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका जो एक उदाहरण होता है उसका नाम होता है त्वचा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्किन। और एक इसका उदाहरण होता है जिसका नाम होता है आपका रक्त, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड। क्या नाम होता है इसका? ब्लड। तो इस तरह से संयोजी उत्तक के 3 उदाहरण होते हैं। आपको बताना चाहेंगे अस्थि जो होगा वो ठोस होता है, वो सॉलिड होता है, त्वचा भी सॉलिड में होता है, ठोस। और रक्त कैसा होता है आपका? लिक्विड। अब क्या निकल के आया कि लिक्विड हमारा कैसा उत्तक है? लिक्विड है मतलब वो तरल है। लिक्विड कैसा है? मतलब वो तरल है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब इस लाइन का मतलब समझ गए कि रक्त क्या है? तो रक्त आपका एक तरल, एक फ्लूइड है, कनेक्टिंग। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। इस लाइन का मतलब ये था। आपने देखा ओवरऑल टोटल कितने प्रश्नों को देखा, क्वेश्चन आएगा यहां से। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, आगे हम पढ़ाएंगे कोशिका चैप्टर में। अगला क्वेश्चन, उत्तक किसको कहते हैं? तो एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ये प्रश्न बन जाएगा। और उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। और अंगों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी तैयार होता है, शरीर कैसे कहते हैं। अब ये जो हमारा उत्तक होता है, एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक, तो हमने कह दिया कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के, संयोजी, उपकला, पेशी और तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक से हमारा मस्तिष्क बना होता है, पेशी उत्तक से हमारे मांसपेशियां बनी होती हैं, उपकला उत्तक से हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती हैं। और ये क्या कहता है? वसा को संग्रहित करने में। जैसे आप लोग कहते हैं अरे वो 50 में भी 25 का दिख रहा है या दिख रही है, कारण क्या है? उसने अपने एपिथेलियल टिश्यूज को मेंटेन किया है। आप भी कर सकते हैं, आपको जलने की जरूरत नहीं है, आप भी इसको कर सकते हैं और पार्लर वाले खर्चे से बच सकते हैं। अब आइए यहाँ पे लिखा हुआ है संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू, ऐसा उत्तक जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ के रखता है। और उसके 3 उदाहरण यहाँ पे अस्थि, त्वचा और रक्त। अस्थि जो होगा वो ठोस होती है, त्वचा भी आपकी ठोस होती है, और रक्त आपका कैसी होती है? फ्लूइड होती है, लिक्विड होती है। इसीलिए बोला गया रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तो दोस्तों मुझे समझ में आ गया होगा कि आप ये लाइन समझ गए होंगे कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज की क्लास का मैं सोच रहा हूं यही बाइंड अप करूं, और अगली क्लास में जो 3rd लेक्चर होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है ब्लड के बारे में कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, रक्त कैसा विलयन है, और रक्त हमारा बॉडी में स्टोर कहाँ होता है, और रक्त का बैंक कौन होता है, रक्त जाके कहाँ मरता है। साथ ही साथ आगे इसी पढ़ेंगे ब्लड में पाए जाने वाले पदार्थ कौन होते हैं, जैसे प्लाज्मा, रुधिराणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और उनको इंडिविजुअल करके जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं सारे के सारे मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस को आपका तैयार कराऊंगा स्टार पॉइंट के माध्यम से। तो दोस्तों आपसे थोड़ा विदा लेना चाहता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तभी आप लाइक करिएगा, और लाइक करिएगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नहीं मिलने वाला तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे लाइक करें, ठीक है। तो दोस्तों अगली क्लास अगर आपको पसंद आती है तो अगली क्लास का मेरा इंतजार करिए। मैं बहुत जल्द 3रा सेशन आपके सामने लेके आऊंगा आपके बीच। तो आपको मैं पूरी तरह से आपको मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें और अपने लिए एक यूजफुल वीडियो के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। दोस्तों धन्यवाद, दैट्स ऑल।